Hi, what's up, guys? How are you? I hope all of you are fine. So, first of all, I am Sunil, and you are watching your favorite YouTube channel. So, as you know, the big news that is जो JKSSB ने फाइनली पोस्ट विलेज लेवल वर्कर यानी कि पंचायत सेक्रेटरी के द्वारा जो है वो निकाल दी गई है। ठीक है, तो आई थिंक 6 तारीख से इसके जो फॉर्म है वो लगने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, विलेज लेवल वर्कर की। तो इसका जो सिलेबस है वो भी ऑलरेडी उन्होंने डिस्कस जो है रिलीज़ कर दिया है। ठीक है, तो सिलेबस को अगर देखा जाए तो जो भी हम स्टार्टिंग से आपको पढ़ा रहे हैं अगर तो हमारे टच में है तो उनके लिए तो वेल इन एडवांस कंग्रेचुलेशंस मैं आपको बोल सकता हूँ, क्योंकि जो चीज़ आप स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हो हमारे साथ वही डिटो चीज़ उन्होंने पूछ ली हुई है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ अपनी तो मैं हूँ सुनील और मैं आपको यहाँ पे 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। कौन कौन से पढ़ाऊँगा? एक तो मैं आपको यहाँ पे रीजनिंग पढ़ाऊँगा जो कि आपको ऊपर हेडिंग में दिखा भी हुआ है। ठीक है, और रीजनिंग के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे कंप्यूटर के लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। और यकीन मानना जो भी पीछे हमने जैसे कि जेकेपी सब इंस्पेक्टर का अगर हम बात करें या फिर उसके पहले हम पटवारी के एग्ज़ाम की बात करें, ठीक है, तो या फिर उससे पहले जूनियर असिस्टेंट की बात करें, तो जो भी मैंने आपको रीजनिंग और कंप्यूटर के लेक्चर्स जो प्रोवाइड किए हैं अगर तो आप उनको पढ़े हुए हैं तो फिर तो आपको ज़्यादा जो प्रैक्टिस हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई फ्रेशर है हमारे चैनल के ऊपर तो उनको बता दूं कि जो चीज़ यहाँ पे पढ़ाई जाएगी वो डिटो पेपरों में आज तक जो है वो पूछी गई है। ठीक है, बात करूँगा अगर मैं पीछे सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, वहाँ पे अभी तो सिर्फ और सिर्फ 10 ही क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 10 तो उन्होंने बोला हुआ था, आई थिंक 7 से 8 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, कंप्यूटर के, और ये 7 8 में से मैक्सिमम 6 7 क्वेश्चन तो मैंने डिटो जो है वो क्लास में जो आपको पढ़ाया हुआ था, ठीक है, वहीं से क्वेश्चन थे। बाकी एक आधे जो थे वो अगर पूरा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर है तो उसके आगे पीछे की नॉलेज जो है वो पूछी हुई थी। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन तो भाई एक तरह से हलवा था जेकेपी सब इंस्पेक्टर की अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, बाकी तो सभी में रीजनिंग के तो फुल मार्क्स आते ही हैं बच्चों के, लेकिन इस बार जो थे वो बिल्कुल इजी रीजनिंग पूछी हुई थी। ठीक है, मतलब यहाँ जो रीजनिंग आपको सब इंस्पेक्टर में आई थी, ठीक है, उससे कहीं ज़्यादा गुना मैंने हार्ड जो मुश्किल जो क्वेश्चंस थे वो आपको अच्छे से करवा दिए थे। ठीक है, तो इतना तो है कि ये जो 2 चैप्टर हैं, ठीक है, कहने की बात तो सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट ही हैं, लेकिन ज़्यादा जो मेन आपको मेरिट लिस्ट में लाएंगे वो ये दोनों ही रहेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं क्योंकि कंप्यूटर आपका 25 मार्क्स का है। ठीक है, और रीजनिंग भी आपकी आई थिंक 15 या फिर 20 मार्क्स। ठीक है, ध्यान से देखा नहीं है मैंने, लेकिन 25 और 15 या प्लस 20 जो है वो आपकी मार्क्स की रहने वाली है। यानी कि आउट ऑफ 100 की अगर मैं बात करूं तो आपके ज़्यादा नहीं तो 40 से 45 क्वेश्चन तो आपके आने ही आने हैं। ठीक है, किसमें? ये विलेज लेवल वर्कर में आपके 40 से 45, और ये 40 से 45 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए ना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और अगर आपके मेरिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये 40 से 45 नंबर ही आपकी सिलेक्शन जो है वो पक्की कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे 40 या 45 नंबर जो हैं वो मैंने आपको यहाँ पे करवाने हैं। ठीक है, अगर हमारे साथ स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जुड़े रहोगे मैं आपको इतनी एश्योरिटी और इतनी गारंटी देता हूँ कि आप अच्छे से पेपर को क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ सिलेबस की तो आज मैं सबसे पहले रीजनिंग का जो लेक्चर है वो लेके आया हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग का टॉपिक जो है वही हम यहाँ पे आपको डिस्कस करवाएंगे। तो चलिए फिर हम देखते हैं अभी इसका सिलेबस जो है जो उन्होंने अभी क्या बोलते हैं उसको पोस्ट किया है। ठीक है, तो वीएलडब्ल्यू के लिए स्पेशली जो उन्होंने सिलेबस है कुछ नहीं है, सब कुछ जो है वो पुराना जो अपने पेपरों में डालता है वही जो सिलेबस है वही है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा इसके सिलेबस की तो सिलेबस में सबसे पहले आता है आपका नंबर सीरीज़ या फिर लेटर सीरीज़। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया हुआ था, इन्होंने पूरे एक पैराग्राफ में 2 पैराग्राफ में इस पूरे सिलेबस को डिवाइड किया हुआ था। और सिलेबस कुछ इस तरह से डिवाइड किया हुआ है
कि बंदा पढ़े और कंफ्यूज हो जाए कि क्या ये मैं पेपर दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो अगर देखा जाए तो वो एक आपके लिए हाथी के दांत के जैसे है, ठीक है, कि वही वो दिखाने के लिए कुछ और होते हैं और खाने के लिए कुछ और होते हैं। तो वैसे ही काम इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है किस्म से और कुछ भी नहीं है। बाकी अगर मैं पूरा निचोड़ के अगर मैं देखूं तो वो सिलेबस जो है वो सबको मैंने कंबाइन किया, तो ये कुछ छोटे मोटे टॉपिक जो है वो बच जाते हैं जो कि बिल्कुल आसान टॉपिक हैं, ठीक है। तो वही हम अब देखेंगे, आपको बताएंगे। सबसे पहले उन्होंने जो पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ था वो था आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग तक, ठीक है, यहाँ तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस था। है क्या क्या तो मैं बात करूँगा ऊपर, सबसे ऊपर वाला पोर्शन है जो वो है आपका जो बोलते हैं आपका वर्बल में, और नीचे वाला जो मैक्सिमम पोर्शन है वो आपका नॉन वर्बल में है। तो सबसे पहले देखो, पहले नंबर पे उन्होंने डाला हुआ है नंबर सीरीज़ पूछी हुई है, ठीक है, नंबर सीरीज़ या फिर लेटर सीरीज़। कहने का मतलब आपकी सीरीज़ से आपकी रीजनिंग है जो मैंने आपको अच्छे से डिटेल से पढ़ाया हुआ था, और मैंने अभी फिर से दोबारा से स्टार्टिंग से एक मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको अच्छे से पढ़ाना है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूंगा पीछे, इसके साथ ही है सिमांटिक सीरीज़, ठीक है। तो सिमांटिक सीरीज़ जो है ये भी कुछ नहीं है, ये सिमांटिक सीरीज़ इन्होंने लिखी हुई है वो जो आपको स्मॉल लेटर सीरीज़ मैंने आपको करवाई थी, ठीक है। स्मॉल लेटर सीरीज़ कौन सी, जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल के साथ बताऊं, फॉर एग्जांपल ये वाली थी ए बी डैश, ए बी डैश हो गया, फिर उसके बाद डैश बी डैश हो गया, ठीक है, फिर डैश ए, कुछ इस तरह से स्मॉल लेटर सीरीज़ होती है, ठीक है, जिसको हम डिवाइड करके लिखते हैं। तो वो वाली सीरीज़ होती है वो सिमेंटिक सीरीज़ है। अब जिसने पहली बार नाम सुना होगा तो वो तो यही बोलेगा कि अरे वाह इतना टफ सिलेबस, लेकिन जब इसको मेरा डिस्क्राइब किया हुआ अगर आप ये चेक कर लोगे तो फिर आपके लिए कुछ भी नहीं दिखेगा। सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड रहने वाली रीजनिंग है। सीखने वाला जो चीज़ें होंगी इंपॉर्टेंट वो आपको सिखा दी जाएंगी, बाकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा। फिर उसके बाद ये जो थर्ड टॉपिक आता है ये आता है आपका स्पीड, टाइम, डिस्टेंस और टाइम, यानी कि मैथ का टॉपिक है लेकिन उन्होंने रीजनिंग वाले पोर्शन में रखा हुआ है, तो ये भी आपको अच्छे से करवाया जाएगा। फिर उसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की बात करें तो ये सीधा सीधा सिलोलिज्म का चैप्टर पूछा हुआ है, ठीक है। सिलोलिज्म का चैप्टर पूछा हुआ है जो कि आपको बिल्कुल एक इजी वे से समझाया जाएगा, जिससे आप हर एक मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आप इजीली से उसको कर पाओगे। फिर उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग है, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग में सिलोलिज्म तो आता ही आता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको पूछे जाएंगे स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशन वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ आपको अजम्पशन के साथ साथ आपको पूछा जा सकता है आपको आर्गूमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट्स। तो ये भी आपको डिटेल से अच्छे से पढ़ाए जाएंगे कि अजम्पशंस क्या होती हैं और आर्गूमेंट्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँगा मेंटल रीजनिंग की, तो भाई मेंटल रीजनिंग के अंदर मेंटल रीजनिंग के अंदर आपको ऐसे अगर मतलब अगर आपको सिलेबस नहीं भी दिया हो ना, तो मेंटल रीजनिंग का मतलब यही होता है कि आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए जो रीजनिंग है वो आपकी मेंटल रीजनिंग है। तो मैं आपको बता दूं ये मेंटल रीजनिंग के अंदर हर एक मिसलेनियस क्वेश्चन मिल सकता है, आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन मिल सकते हैं, आपको डायरेक्शन के क्वेश्चन मिल सकते हैं, आपको कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी मेंटल रीजनिंग के अंदर ये सारे टॉपिक जो हैं वो आ सकते हैं। फिर उसके बाद वर्ड बिल्डिंग है, तो वर्ड बिल्डिंग एक बिल्कुल ईजी सा चैप्टर है जो आपको जिसमें आपको डिक्शनरी की फॉर्म में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको बोल सकता है कि मान लो आपको बोलेगा कि कुछ वर्ड दे दिया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले दिया हॉस्पिटल एक वर्ड दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिए और बोल दिया कि बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि ये दिए गए वर्ड से बना है या फिर नहीं बना है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके वर्ड बिल्डिंग में आते हैं। फिर उसके बाद कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है जहाँ से हमें एक बड़ा सा बड़े से ज़्यादा लेटर वाला एक वर्ड दे दिया और फिर बोल दिया कि इसमें से अगर मैं तीसरे नंबर वाला या चौथे नंबर वाला एक लेटर चूज़ करूं, फिर उससे मिलकर कोई मीनिंगफुल बनने वाला वर्ड जो है वो बता दो। फिर अगर पूछ सकता है कि जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा उसका लास्ट वाला लेटर क्या होगा, तो ये सब कुछ क्या आएंगे आपको वर्ड बिल्डिंग में क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे है न्यूमेरिकल या फिर सिम्बॉलिकल ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये उन्होंने किस तरह से लिखा हुआ था, न्यूमेरिकल ऑपरेशन लिखा हुआ था ऊपर वाले पैराग्राफ में और सिम्बॉलिकल ऑपरेशन जो लिखा हुआ था वो नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ था, लेकिन दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। जो भी मैंने आपको मैथमेटिकल साइन के क्वेश्चन करवाए थे, या फिर मैं आपको बोलूँ कि अब मैं दोबारा से करवाऊंगा मैथमेटिकल
मैथमेटिकल साइन के क्वेश्चन जो करवाऊंगा वो सारे के सारे इसमें कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इजी भी है अगर आप इसको अच्छे से कैलकुलेशन अच्छे से कर लेते हो, ठीक है, क्योंकि बड़े बार आपको ऐसा होगा कंफ्यूजिंग क्रिएट कर देगा ताकि आपसे क्वेश्चन ना निकले, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको इस तरह से करवाएंगे, प्रैक्टिस इस तरह से करवाएंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन इसका भूल ना पाओ। फिर उसके बाद है आपकी एनालॉजी। इन्होंने 2-3 लाइनों के अंदर सीधा सीधा लिखा हुआ था एनालॉजी, सिमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, फिगरल एनालॉजी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो अगर ये इन सब चीज़ों के अलावा अगर सीधा सीधा ये बोल देते ना कि एनालॉजी, तो भी आपको कंप्लीट एनालॉजी पढ़नी थी। अब एनालॉजी होता क्या है, जो आपने रेशियो वाले क्वेश्चन देखे होंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दूँ कि भाई अगर इंडिया इज़ टू दिल्ली, देन डबल रेशियो वो डालेगा, फिर बोलेगा पाकिस्तान इज़ टू डैश, ठीक है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं इसको बोला जाता है एनालॉजी। अब ये एनालॉजी कौन सी है, ये एनालॉजी है आपकी सिमेंटिक एनालॉजी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर यहीं से आपको सिंबल दे दिए जाएं, फिर आपके लेटर दे दिए जाएं, तो वो आपकी सिंबॉलिक जो बोलते हैं उसको एनालॉजी हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पे नंबर दिख गए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँ 4:16, तो डबल रेशियो 6:1, ठीक है। तो ये अगर नंबर से आ जाए तो ये न्यूमेरिकल वाली नंबर वाली एनालॉजी हो जाएगी। या फिर आपको फिगर में पूछ लिया है, फिगर में पूछ लिया है किस तरह से कि अगर आपका इस तरह से है दिस वन रेशियो दिस वन, ठीक है, फिर डबल रेशियो, तो बताओ ये वाली रेशियो जो है, ये वाली रेशियो जो है वो किसके बराबर आएगी। तो ये देखो फिगर में आ गई, तो ये आपकी फिगरल एनालॉजी हो जाएगी, ठीक है। तो एनालॉजी वाले रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो ये आपकी किसी भी फॉर्म में आ सकती है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ 10 नंबर पे, तो ये है आपकी क्लासिफिकेशन। तो भाई क्लासिफिकेशन होता क्या है, देखने में तो मुश्किल लगता है कि पता नहीं क्या सिलेबस होगा। क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं आपके ऑड वन आउट। अब ऑड वन आउट से तो आपको पता चल ही गया होगा कि कौन से क्वेश्चन होते हैं, कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और 4 में से क्या होता है, आपको एक जो है वो चूज़ करना होता है। कैसे करना होता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, आपको क्या लिखें, यहाँ पे मैंने लिखता हूँ शिमला लिख दिया, ठीक है। अगला नेक्स्ट पॉइंट में लिख दिया मैंने पटना लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका लखनऊ लिख लिया, ठीक है। लखनऊ के बाद मैंने यहाँ पे आपका लिख दिया बिहार रहने देते हैं, आपका यहाँ पे मैंने लिख दिया पंजाब, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं आपको ये क्या बोलूँगा कि बताओ फाइंड द ऑड वन आउट मैं पूछ लूँ, या फिर मैं बोल दूँ क्लासिफिकेशन आपको करनी है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो 3 से अलग होगा, 3 में रिलेशन एक जैसा होगा, एक में अलग होगा। तो जैसे कि एक आपको बिल्कुल इजी सी एग्जांपल दी थी, ताकि आपको एग्जांपल के जरिए आपको पता चल जाए कि क्लासिफिकेशन या फिर ऑड वन आउट जो है वो होते कौन से हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये 3 जो हैं आपकी कैपिटल्स हैं और ये क्या है आपकी स्टेट है, ठीक है। तो ये आपका ऑड वन, ये 4th पॉइंट आपका ऑड हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये आपकी कौन सी आएगी, ये आपकी आ जाएगी सिमेंटिक क्लासिफिकेशन के अंदर। अगर वो सिंबल से होगी, ठीक है, सिंबल से या फिर लेटर से होगी, वो आपकी सिंबॉलिक हो जाएगी। और जो आपकी नंबर से होगी, यानी कि अगर आपको फॉर एग्जांपल 4 नंबर दे दिए हों, कैसे 4 नंबर दे दिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 414 लिख दिया, फिर उसके बाद 5210 लिख दिया, फिर उसके बाद मैंने 326 लिख दिया, फिर उसके बाद 7320 लिख दिया, ठीक है। तो फिर आपको ये पूछा हो कि क्या इसमें चारों में से कौन सी चीज़ अलग है, तो इसमें आपको बताएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे कि किस तरह से रिलेशन जो हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया हुआ था कि पहले और दूसरे का मल्टीपल जो है वो तीसरा है, जैसे 4 एकम 4, 4 1 इज़ 4, 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21 होना चाहिए था, बट यहाँ पे 20 है, तो इसको ये तीनों से क्या हो गया, अलग हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी किस में आ गई, नंबर वाले टॉपिक में क्लासिफिकेशन आ गई। अब फिगर में जैसे ये 4 फिगर दे दूंगा और 4 में से पूछ लूँगा कौन सी अलग है, तो वो आपकी फिगरल क्लासिफिकेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर जैसे
जैसे आप मतलब कहने का मतलब जैसे आप मैथ सीख लोगे, मैथ के टॉपिक कर लोगे, तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो इजीली से कर सकते हो। बाकी ज़्यादातर इसमें एज वाले जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर पूछे जाती हैं। तो ये सब कुछ आप जब हम आपको कोर्स बैच स्टार्ट करवाएंगे तब आपको एक एक चीज़ आपको अच्छे से बता दी जाएगी। सॉरी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं स्पेस ओरिएंटेशन की, तो स्पेस ओरिएंटेशन में सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं डाइस के, ठीक है, डाइस के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो स्पेस विजुअलाइजेशन जो है इसमें आपको जो नॉन वर्बल रीजनिंग जो पार्ट है वो मैक्सिमम पार्ट आपका स्पेस विजुअलाइजेशन से होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं वेन डायग्राम की, तो वेन डायग्राम से तो भाई सब कोई वाकिफ़ है, ठीक है, वही जो इस तरह से आते हैं, ठीक है, कि ये रिलेशन किसका बता रहा है, या फिर आपको पूछ ले कि जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया डॉग, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया कैट, या फिर यहाँ पे लिख दिया एनिमल, तो ये तीन में से जो रिलेशन है वो किस तरह से दिख रहा है, तो इसका रिलेशन जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये वाले इस तरह से क्वेश्चन जो होते हैं वो वेन डायग्राम के होते हैं, या फिर कुछ इस तरह से आपको दिए होते हैं ट्रायंगल, बीच में रेक्टेंगल होता है, बीच में स्क्वायर होता है, इस तरह से जो बीच में नंबर दिए होते हैं फिर रिप्रेजेंट करवाता है। तो ये सारे क्वेश्चन किसके हैं, आपके वेन डायग्राम के अंदर आएंगे। अब उसके बाद ये जो 15 और 16 टॉपिक है ये कौन सा है, पहले ये भी देखें। तो पंच होल, पैटर्न फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग जो है ये सीधा सीधा आपका पेपर कटिंग और फोल्डिंग वाले टॉपिक से है। फिगर पैटर्न एंड कंप्लीशन ये भी आपका नॉन वर्बल का टॉपिक है, ठीक है। फिर उसके बाद इंडेक्स और एड्रेस मैचिंग जो है ये भी आपका नॉन वर्बल का ही जो चैप्टर है वो रह जाएगा, ठीक है। बाकी ये जो लिखा हुआ है डेट एंड सिटी मैचिंग, इसके अंदर हम आपको कैलेंडर करवा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको करवा देंगे क्लॉक करवा देंगे, या फिर मिसलेनियस में जो हमें लगेगा कि इसके अंदर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपको करवा देंगे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है वो पूरा का पूरा सिलेबस, जैसे लास्ट में ये भी है क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड रोल नंबर एंड स्मॉल, ठीक है। तो इतना मुश्किल क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये प्रैक्टिस बेस्ड है। तो ये था आपका सारा का सारा रीजनिंग का सिलेबस, ठीक है, जो मैंने आपको डिस्कस करवाया और जो हमने आपको कवरअप करवाना है, ठीक है। तो बने रहिए फिर हमारे साथ, ठीक है। तो ये बिल्कुल बड़ा मज़ेदार जो सिलेबस है उन्होंने सेंड किया है, क्योंकि सोचने वाला सोचते ही रह जाएगा और जो इसको करने की कोशिश करेगा उसके लिए बिल्कुल इजी रहेगा। सिर्फ और सिर्फ डिपेंड क्या करेगा, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो फिर मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, पहले टॉपिक के साथ, एक नई शुरुआत के साथ, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास हमें कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।